Now we have to discuss about another principle of management, remuneration. According to this principle, overall pay and the compensation should be fair to both employees and the organization. Remunerations mean total values what we have to pay in the form of wages, incentives, salaries and other allowances to our employees. So that remuneration should be just and fair to everybody. Remuneration हर किसी के लिए फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, मीन अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट होना चाहिए, अच्छे से अच्छा होना चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा होना चाहिए कि विच इज़ इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनी उसको पे कर सके इजीली. दैट विल बी इंश्योर congenial atmosphere and the good relation between the workers and the management. वर्कर्स और मैनेजमेंट के अच्छे रिलेशंस के लिए अच्छी फेयर वेजेस होनी चाहिए, टाइम टू टाइम पे होनी चाहिए. ये सभी चीज़ें हमारी ज़रूरी है. इससे हमारे को फ़ायदा क्या होगा? हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एज दे आर पेड फुली फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, कि जो एम्प्लॉय जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको अच्छी से अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छी वेजेस मिल रही हैं, अच्छे रेमुनरेशंस मिल रहे हैं, अच्छे अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो उसका मोटिवेशन मीन इंकरेज, उसकी विलिंगनेस बढ़ेगी. और एम्प्लॉइज़ एंड मैनेजमेंट के रिलेशंस भी अच्छे होंगे, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, अच्छा कोऑपरेशन होगा. सो दैट शुड बी डन विद द हेल्प ऑफ द रेमुनरेशन. अगर हम इसको नहीं करते, मीन्स हम अगर अपने एम्प्लॉइज़ को फेयर वेजेस नहीं दे पा रहे या किसी भी रीज़न से हम देना नहीं चाहते, सो एम्प्लॉइज़ के बीच में क्या होगा, उनकी विलिंगनेस कम हो जाएगी, वो काम करना ही नहीं चाहेंगे. दे नो इट कि उनको उनके टाइम पे सैलरीज नहीं मिलती, वेजेस नहीं मिलती. दे वांट टू लीव द ऑर्गेनाइजेशंस, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना पसंद करेंगे जहाँ उनको बेटर मिल रहा है. सो दैट इज़ अ अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज़ एंड द मैनेजमेंट. उनकी अनहेल्दी रिलेशंस हो जाते हैं, कोऑपरेशंस ख़त्म हो जाती है, ईगो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. ये सारी ड्यू टू द लैक ऑफ रेमुनरेशन की वजह से होना शुरू हो जाता है. Now thereafter there is another is centralization and decentralization. Centralization refers to the concentration of decision making authority, कि जो भी अथॉरिटी होगी, जो भी डिसीजन मेकिंग होगी, जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी, वो एक सेंट्रलाइज एक ही जगह पर होगी. Whereas decentralization refers to evenly distribution of authority at all level as the management. We know that there are 3 levels of management. 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल पर जो भी डिसीजंस मेक किए जा रहे हैं, दैट नोन एज टू बी द सेंट्रलाइजेशन. उसके बाद जब मिडल लेवल की बात आती है, तो मिडल लेवल में हमारे फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, तरह तरह के डिपार्टमेंट आते हैं. अगर उनको उनकी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाए, दैट नोन एज decentralization. There is a need a balance of subordinate means involvement through department, manager retention, final authority through centralization. मीन सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है. फॉर एन एग्जाम्पल, इन इंडिया, इन आवर कंट्री, पंचायत हैव बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड and spend funds granted to them by the government for welfare of villages. This is a decentralization at national level. Means जो भी central है, central governments, they are provided the funds to state governments as well as पंचायत. अब पंचायत के पास पावर्स होती है कि वो डिसाइड करे, स्पेंड करे कि फंड्स को कैसे करना है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन. पंचायत आ गई हमारे डिसेंट्रलाइजेशन में, और जो फंड्स ग्रांटेड गवर्नमेंट कर रही है फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज, दैट नोन एज द डिसेंट्रलाइजेशन. सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन आवर ऑर्गेनाइजेशन? इट हेल्प्स टू मेक क्विक डिसीजन एट मिडल लेवल एंड ऑपरेशन लेवल. मीन सुपरवाइजरी लेवल पर, लोअर लेवल पर अगर कोई क्विक डिसीजंस लेने हैं
जल्दी से कोई डिसीजन लेना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है या इफेक्टिवनेस बढ़ानी है, तो ये हम डिसेंट्रलाइजेशन से कर सकते हैं। इट डिक्रीजेज वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर्स का जो बर्डन है, विद द हेल्प ऑफ द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, विद द हेल्प ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन हम ये सुपीरियर का लोड कम कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन, अगर हम वायलेशन करते हैं, हम इसको नहीं कर पाते, प्रिंसिपल को नहीं कर पाए, तो क्या होगा, हर डिसीजन के लिए हम सेंट्रलाइजेशन हायर लेवल पे डिपेंड हो जाएंगे। उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग पावर जो है, जो क्विक डिसीजन है, वो हम नहीं बना पाएंगे। और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है डिसेंट्रलाइजेशंस के लिए, वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटीज़ को करना शुरू कर देती हैं। दैट इज़ द सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट देयर इज स्केलरशिप. Scalarship. According to this principle, organization should have a chain of authority and communication that runs from the top to bottom and should be followed by the managers and the subordinates. So इसमें क्या है कि देर आर वी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। अब टॉप लेवल से मिडिल लेवल या लोअर लेवल की तरफ जो आता है, वो उनकी अथॉरिटी और कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंगली उनके डिसीजंस आते हैं, प्लान्स आते हैं, हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स आता है। ये सभी चीज़ें टॉप लेवल से नीचे से टॉप टू बॉटम की तरफ आता है। लेकिन जो लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जाता है, दैट नोन एज एडवाइस, सजेशन, ग्रीवेंसेस, हाउ टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, कुछ तरह तरह की एडवाइजेस भी जाती हैं। सो दैट मीन्स कि जो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक आ रहा है और लोअर लेवल से जो टॉप लेवल तक जा रहा है, दैट इज आर इन अ चेन, दैट नोन एज अ स्केलर चेन। इनमें आपस में अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए ये स्केलर चेन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो यूनिटी ऑफ कमांड जो हमने पहले पढ़ी थी, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को फॉलो अप करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमारा जो है स्केलर चेन प्लेज वेरी क्रूशियल रोल, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड और इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट्स, स्केलर शेयर से हर ऑर्डरली और स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशंस, क्लियरली लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप, यूनिटी ऑफ कमांड एज देयर विल बी नो कन्फ्यूजन ऑफ ड्यूल ऑर्डर। मीन्स जो इन्फॉर्मेशंस टॉप लेवल से लोअर लेवल की तरफ आ रही हैं या लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ जो एडवाइजेज, सजेशंस जा रही हैं, वो एक स्मूथ फ्लो चलता है। इन दिस देयर इज अ क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद द हेल्प ऑफ दिस स्केलर फॉलो अप ऑफ दिस चेन, हम अगर इस चेन को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने की वजह से एवरीवन इज अकाउंटेबल, हर व्यक्ति अकाउंटेबल हो जाता है कि उसने काम को कंप्लीट क्यों नहीं किया। सो हर व्यक्ति को अपनी अपनी ड्यूटीज़ पता होती हैं। सिमिलरली यूनिटी ऑफ कमांड में था कि 1 बॉस, 1 सबॉर्डिनेट, 1 ऑर्डर एट ए टाइम। तो देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉई, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगी, उसको हर किसी को अपना अपना रोल पता होगा। नाउ इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग दिस स्केलर चेन, जो डायरेक्शंस चल रही हैं, ऑर्डरली चल रहा है, एक ऑर्डर चल रहा है, ऑर्डर मीन्स देयर इज सम अरेंजमेंट, वो फॉलो नहीं हो पाएगा, डायरेक्शन प्रॉपरली फॉलो नहीं हो पाएंगी, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो पाएगा, किसी व्यक्ति को अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, ऑल टाइम कन्फ्यूजन्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, ईगो प्रॉब्लम्स होंगी, दैट रिड्यूसेस ओवर एफिशिएंसीज। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट देयर इज अ ऑर्डर। According to this principle, there should be a place for everything and everyone. In a simple meaning, a place for everything and everything in its place. हर जगह के लिए कोई चीज़ बनी है या हर चीज़ के लिए कोई ना कोई जगह बनी हुई है। That means अगर हमें अपने रिसोर्सेस को वेस्टेज से बचाना है, तो हमें हर चीज़ को एक ऑर्डर में रखना होगा, इन पर्टिकुलरली एक अरेंजमेंट करना होगा। अकॉर्डिंग टू द फ्यूल,
people and material must be a suitable place at appropriate time for the maximum efficiency means लोगों का जैसा भी है मटेरियल भी इस तरह से होना चाहिए कि हमारा कोई भी आइडियल टाइम ना हो, कोई टाइम की वेस्टेज ना हो, हर जगह की फिक्स प्लेस होने चाहिए, लोग भी इस तरह से काम करें, एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस के बाद तीसरा प्रोसेस, देयर आर फ्लो, पूरा फ्लो एक साथ होता रहे। जिस तरह से हमारे घर में कबर्ड्स होती हैं, अलमीराज होती हैं, उसमें भी हर चीज़ को हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखते हैं। घरों में हमारे जो सामान होता है उसको भी हम पर्टिकुलरली एक ऑर्डर में रखते हैं। सो जब ऑर्डर से रखते हैं तो हमें भी पता होता है कि हमारी कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है, इससे हमारी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ती है। नाउ इफ़ वी फॉलो द ऑर्डर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फ्योल, सो दैट मीन्स वी हैव efficient uses of resources, मीन हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे मटेरियल है, चाहे मशीनरी है, चाहे मैन पावर है, ये सभी हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। नो टाइम वेस्ट, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा कि हम रिसोर्सेज को ढूंढने में टाइम लगा रहे हैं। स्मूथ एंड सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग है वो स्मूथली चलने लग जाएगी। इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस, सो दैट मीन्स कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी ऑफ सर्चिंग द एम्प्लॉइज़, एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉइज़ में सर्चिंग करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। जो हमारा डिसिप्लिन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जब डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है दैट मीन्स कि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को इफेक्टिवली अचीव नहीं कर पाते। नाउ नेक्स्ट देयर इज अ इक्विटी। इक्विटी मीन्स kindliness and justice in the behavior of the manager towards workers. No discrimination should be made by them on the basis of caste, creed, gender or otherwise. In other words, there should be no discrimination. कोई discrimination नहीं होना चाहिए, कोई religion से, language से, caste से। जो रूल्स रेगुलेशन है वो सबके लिए जस्ट एंड फेयर होने चाहिए। किसके? मैनेजर उसको वर्कर्स की टूवर्ड्स, वो सबके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। जो रूल रेगुलेशंस को वो फॉलो अप कराना चाह रहा है, जो डिसिप्लिन वो मेंटेन करना चाह रहा है, वो सब कुछ उसके लिए अच्छा होगा अगर वो इक्विटी से कर रहा है, मीन बैलेंस कर रहा है। अगर वो पार्शल हो जाएगा सो ऑब्वियसली एम्प्लॉइज जो है वो डिसकम्फर्टेबल हो जाएंगे, वो एक दूसरे से ठीक तरह से बिहेव नहीं कर पाएंगे। देयर शुड बी इंश्योर्ड लॉयल्टी एंड द गुड रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड द सबॉर्डिनेट। अगर आपको सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के लिए अच्छे से अच्छे रिलेशन बनाने हैं तो सुपीरियर का जस्टिफाइड होना, फेयर रिलेशन होना अपने एम्प्लॉइज़ के साथ, वर्कर के साथ। दैट मीन्स कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई पार्शल बिहेवियर नहीं करना, कोई प्रेफरेंसेस नहीं देनी किसी एम्प्लॉइज़ को अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ वो मेरे रिलीजन का है उसको एक बार उसको हमें प्रेफरेंस देनी है, इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मल्टीनेशनल कंपनी people of various nationalities work together without any discrimination. As we find a person of Indian origin, Sundar Pichai, became CEO of Google's. So that is कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो वर्क अकॉर्डिंग टू देयर, वो अपने एम्प्लॉइज़ को जो वर्क देती है उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनकी, वो कोई नेशनलिटी में कोई भी पार्शल्स नहीं करते। Now, if we follow this equity principle of management, so we should improve satisfaction and motivation level among the employee. मीन हम अपने एम्प्लॉइज़ की इंकरेजमेंट कर सकते हैं, उनकी विलिंगनेस बढ़ा सकते हैं, उनकी सेटिस्फाइड कर सकते हैं, और कॉर्डियल रिलेशन मीन गुड रिलेशन बिटवीन मीन एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट के बीच में अच्छी कोऑपरेशन होगी, अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, जो वर्क कल्चर है, वर्क एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। If we are not follow this, that's mean कि we are unable to make a good relation between employees and management. Employees को हम satisfied ही नहीं कर पा रहे, so that is equity. Next is
stability of personal, it's related to surety, security of job. According to this principle, there should be a proper efforts to achieve stability and continuity of tenure of principal. Tenure of personal. In other words, according to this principle, the manager must provide the feeling of job security among the employees. With the feeling of insecurity for the job, the employees cannot contribute their maximum. इसको हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो एम्प्लॉइज़ की टर्नओवर है शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी. मीन हमें जो है वो इसमें अपने एम्प्लॉइज़ की जॉब को सिक्योरिटी देनी है, उनको स्टेबल करना है. बार बार अगर हम उनके ट्रांसफर्स करते रहेंगे उनमें इनसिक्योरिटीनेस आ जाएगी, वो काम को ठीक तरह से बिहेव नहीं कर पाएंगे. फ्यूल का एक व्यू ये भी था कि द एम्प्लॉय शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू एंड रिग्यूरस प्रोसीजर. बड़े लंबे प्रोसीजर्स के साथ हम एक अच्छा सा व्यक्ति सिलेक्ट करते हैं. और वंस if he selected, they should be kept in their position for a minimum period and must be given the reasonable time to show the. अब जब हमने उसको सिलेक्ट कर लिया तो उसको हमें टाइम देना चाहिए ना कि वो अपने रिजल्ट्स दे, अपनी बेस्ट एफिशिएंसी दे अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही और शी गिविंग देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट दे. अगर हम बार बार उसको ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं, नया एम्प्लॉय लाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? इनसिक्योर होगा. व्हेन ही फील इनसिक्योर, वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उसको अचीव नहीं करेगा. उससे क्या होगा? अगर वो हम उसको इंश्योरिटी दे रहे हैं, उसकी मोटिवेशन दे रहे हैं जॉब से, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉइज़ की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी. किस तरह दे पा रहे हैं हम? उसकी जॉब सिक्योरिटी की वजह से. उससे हमारी फर्म को क्या फ़ायदा होगा? बेटर रेपुटेशन ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी. हमारी जो कंपनी की गुडविल है, रेपुटेशन है, मार्केट में बढ़ती चली जाती है. एम्प्लॉइज़ से हमारे रिलेशन अच्छे होते चले जाते हैं. अब कॉन्सिक्वेंसी वायलेशन, हमारी जो लेबर टर्नओवर क्रिएट होती जाएगी, वो बिलीफ, लोगों में विश्वास नहीं बनेगा, हमारी रेपुटेशन ऑफ कंपनी नहीं बनेगी. सो वी हैव टू से दैट द एम्प्लॉयज, इन सिंपल वर्ड्स, with the help of this stability of personnel, the employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency which we have to required for the achievement of goals. Now another is initiative. Initiative means taking the first step with the self motivation. The workers should be encouraged to develop and carry out their plan for improvement. In other words, according to this principle, workers should be encouraged to given an opportunity to take some initiative in making and executing the plans. कि हमें वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए कि वो अपना बेस्ट शो कर सके. उनको इनकरेज करना चाहिए, उनकी सजेशंस को सुनना चाहिए, उनको मानना चाहिए अगर वो गुड है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे हैं. वो ये भी इसमें फ्यूल ने ये भी कहा कि एम्प्लॉइज़ एट ऑल लेवल शुड बी इनकरेज्ड. हर लेवल के एम्प्लॉइज़ को इनिशिएटिव लेने दिया जाए. अगर वो अच्छा है तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है. अगर क्योंकि कई प्लान्स ऐसे होते हैं जो टॉप लेवल्स को नहीं सजेस्टेड कर पा रहे, लोअर लेवल पर एम्प्लॉइज ज़्यादा अच्छा शो कर पा रहा है, अपनी एफिशिएंसी ज़्यादा बता पा रहा है, बिकॉज दे आर द रियल वर्कर्स. वो वर्कर्स हैं, उन्हें अपनी टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स का पता है. इन अदर वर्ड वी हैव टू से दैट इनिशिएटिव इज़ अ पावरफुल मोटिवेटर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. अगर आप किसी को मौका दोगे उसकी स्किल, उसकी डेवलपमेंट के लिए, और वो अपने आइडियाज़ दे रहा है, तो उससे हमारा एक गुड रिलेशन बनता है एम्प्लॉइज़ में और मैनेजमेंट में. With the help of this initiative, we increase in mental growth and the feeling of belongingness in employees. कि हमारा अगर हम एम्प्लॉइज़ को ऐसे चांस दे रहे हैं, इनिशिएटिव कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे उसकी मेंटल ग्रोथ बढ़ती है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ. जब आप किसी को चांस देते हैं,
अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ मोटिवेशन, तो वो भी अपनी कमिटमेंट्स को अच्छा करके दिखाने की कोशिश करे। इट इंक्रीजेज द कमिटमेंट्स, वो अपने काम को और डेडिकेशन से और सिंसियरिटी से करने की कोशिश करता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, अपने एम्प्लॉइज़ को इनिशिएटिव देने का चांस नहीं दे रहे, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, उसको चांस नहीं दे रहे, इट्स लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन अमंग द एम्प्लॉइज़। धीरे धीरे एम्प्लॉइज़ में फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो जाती है। वो कहता है हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, हमारी जब कोई सुनता ही नहीं है तो हम ये न्यू आइडियाज़ क्यों दें। सो इट आल्सो लैक ऑफ इनिशिएटिव मे क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, कि एम्प्लॉइज़ और मैनेजमेंट में नॉन कोऑपरेशन होना भी शुरू हो जाता है, और एम्प्लॉइज़ विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। एम्प्लॉइज़ अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली अच्छा काम भी नहीं करना चाहता, डीमोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉइज शुरू हो जाता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स हमारी आनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं? बिफोर सेटिंग अप अ प्लान, फॉर एग्जाम्पल, बिफोर सेटिंग अप of a plan, the manager must welcome the suggestion and the ideas of the employees to allow their maximum participation। कि कोई भी प्लान मैनेजर बनाने से पहले सजेशंस ले, एम्प्लॉई से आइडियाज़ ले, और उसको उनके अकॉर्डिंग अगर वो अच्छे लग रहे हैं, प्लान से कुछ अचीवमेंट हो सकती है तो उसको मस्ट भी फॉलो करें। सो बट वंस द प्लान इज मेड, एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो इट एंड इम्प्लीमेंट इट। Next, there is split D crops। split D crops का मतलब है टीम स्पिरिट। द मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी, कि मैं नहीं काम कर रहा, टीम काम कर रही है, हम मिलकर काम कर रहे हैं, ऐसी भावना लानी होगी। If the production manager assigned, for example, if the production manager assigned a target of manufacturing 100 units to a group of 10 members, divided the target among themselves to produce 10 units each. Principle of team spirit says that each member of this group should be not concentrated only achieving his individual target of 10 units, but they must concentrate on achieving group target of the 100 units. मैं मीन्स टू से कि किसी प्रोडक्शन यूनिट को 10 एम्प्लॉइज हैं, उसको 100 यूनिट्स बनाने को दिए गए। दैट मीन्स एक एम्प्लॉय को 10 यूनिट्स बनाने हैं। अगर हर व्यक्ति यही सोचे मुझे 10 यूनिट ही बनाने हैं, इंस्टेड ऑफ दिस अगर वो ये सोचे कि हम सबको मिलकर 100 यूनिट बनाने हैं एक दिन में, सो दैट इज अचीवमेंट ऑफ गोल इजीली हो पाएगा। बिकॉज इफ 2 वर्कर्स ऑफ दैट ग्रुप आर फेल सिक, then the remaining 8 members must divide their individual targets। अगर 2 बीमार हो गए तो 2 बीमार होने से क्या होगा? अचीव नहीं कर पाएंगे, हमने 10-10 बना रखे हैं। या फिर 2 स्लो काम कर रहे हैं और 2 की स्पीड ज़्यादा है, अगर वो वर्किंग टुगेदर होगा। इसी तरह से जब हम कोई मैच देखते हैं, मैच में आई नहीं होना चाहिए, वही होना चाहिए कि हमें मिलकर ये मैच को जीतना है, हमें मिलकर अपनी कंट्री को आगे लेकर जाना है। So if we are doing this spirit, with the help of doing this spirit, हमें ये काम करना है, we are doing this। So in this principle, the management should promote teamwork, especially in the large organization, in order to achieve the organizational objectives। उसके लिए मैनेजमेंट को reasonable steps लेने होंगे। In another words, the manager should promote a team spirit of unity and harmony among the employees। अब इससे होगा क्या? हर एम्प्लॉइज के अगर हम आई की बजाय, मैं की बजाय हम मिलकर काम करेंगे तो एटमॉस्फेयर एक दूसरे पर ट्रस्ट का ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक दूसरे पर विश्वास हो जाएगा एम्प्लॉइज को। और मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी, देयर इज अ मैनेजमेंट हैविंग द वन कैरेक्टरिस्टिक, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप, so it helps to achievement of group goals। it having, अब इससे एक ये भी होगा कि अच्छे रिलेशन बनेंगे, गुड कोऑपरेशन एंड द गुड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स हो जाएगी। अब लैक ऑफ टीम स्पिरिट क्या होगा?
एम्प्लॉय एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करेंगे, सब अपने अपने से मरेंगे और अनहेल्दी रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स बनने शुरू होंगे, टीम गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे। और नो टीम स्पिरिट मीन्स मोर स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल के ऊपर एक अलग से स्ट्रेस बनता चलेगा। दीज आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय द हेनरी फ्यूल। दैट प्रिंसिपल्स, with the help of this principle of management given by the Henry Fayol, if we follow these principles smoothly, we can achieve their organizational goals, our objectives. If we want to get the success, we try to follow these principles of management. Thank you.